वसुंधरा को तो लंदन भेज दिया पहले ही, और गहलोत वेंटिलेटर पे आ गए थे। 99 पे कांग्रेस को रख दिया। डेंगू कह रहा है मैं तो गुजरात दौरे पे यहाँ हूँ वहाँ हूँ। थाने की गाड़ी आती तो लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। मैं उनका डर निकालना है। रेती बजरी का बहुत बड़ा लेन देन इस इलाके के अंदर होता है। कहाँ विकास है बल्लभ नगर के? आप अंदर बताओ। मैं उन नेताओं को भी पूछना चाहता हूँ जो उदयपुर डिवीजन के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बड़े कद्दावर नेता रहे, वो क्या नींद ले रहे थे या सो रहे थे? यहाँ पे क्या कर रहे थे? बल्लभ नगर में भी तो आए होंगे चुनाव प्रचार। आरएलपी के नौजवानों की हुंकार ललकार का ही परिणाम है कि बीजेपी कांग्रेस बड़े नेताओं की सभाएं करानी शुरू हो गई। अब आगे देखना अगले सप्ताह के अंदर जितने भी देश प्रदेश के अंदर नेता उनको सबको लाके छोड़ देंगे गली गली। हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। यहाँ तो हनुमान बेनीवाल खुद गांव गांव घूम रहा है, और मैं अगर हार जाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। वल्लभ नगर नाम सुनते ही राजनीति दिमाग में आ जाती है। जी हाँ, आसपास राजनीति की वो पिक्चर घूमने लग जाती है जहाँ पर राजनीतिक उठापटक हमेशा से देखी जाती रही है। यहाँ पर ऊंट कब किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी वर्तमान में बीजेपी से बागी हुए उदयलाल डांगी जिन्होंने रालोपा का दामन थामा है, वो इस बार बड़ी ही कांटे की टक्कर में हमें नज़र आ रहे हैं। दो राष्ट्रीय पार्टियों के बाद, बीजेपी कांग्रेस के बाद रालोपा और जनता सेना, इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रालोपा से हनुमान बेनीवाल साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव को वो किस तरह से देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव एक तरफा है क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी का जो गठबंधन चल रहा है आपस में, गहलोत वसुंधरा ने मिलीभगत करके जिस तरह राजस्थान को लूटा है पिछले 20 साल में, नौजवान परेशान है और अपराध के अंदर राजस्थान एक नंबर पर आ गया। देश के अंदर सुर्खियां अगर राजस्थान ने बटोरी तो अपराध में एक नंबर की सुर्खियां राजस्थान ने बटोरी। कोरोना के अंदर भी लाखों नौजवान यहाँ काल कलवित हो गए कोरोना के अंदर, और सारा प्रबंधन फैल रहा। बेरोजगारी और किसान आत्महत्याएं भी राजस्थान के अंदर बढ़ी। विकसित राजस्थान का सपना दिखाने वाले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल नाकाम रहे, और देश के अंदर जो तीसरी ताकतें लगातार तीसरी पार्टियां रही है, बड़े बड़े आपके उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर साउथ के बड़े स्टेट देख लो जहाँ थर्ड फ्रंट हमेशा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कि राजस्थान के अंदर किसी ने लंबा प्रयास नहीं किया, और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो राजस्थान को बचाने का संघर्ष किया, हुंकार रैलियों के माध्यम से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, आपका बेरोजगारी भत्ता, रोजगार मजबूत, लोकायुक्त लोकपाल की भी बात करी ताकि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ शिकंजा कसा जाए। और आरएलपी पे राजस्थान की जनता को, नौजवानों को भरोसा भी हुआ। 18 में भी आरएलपी कपासन और आसीन के अंदर अच्छे वोट लेके गई थी जब नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी थी। अभी पंचायत चुनाव और पालिका चुनाव आरएलपी पार्टी ने लड़े, 5 प्रधान और 1 नगर पालिका का चेयरमैन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। और अन्याय जहाँ भी होता है आरएलपी पार्टी अन्याय के खिलाफ सड़कों पर लड़ती है। विधानसभा के अंदर तीनों विधायक लड़ते हैं, और लोकसभा के अंदर भी जब किसानों को देश में आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पार्टी थी जिसका सांसद सड़क पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 2 महीने तक किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर एनडीए छोड़ा। तो राजस्थान का नौजवान आरएलपी पार्टी को पसंद करता है, और डांगी जी का खुद का बहुत बड़ा वर्चस्व इस इलाके के अंदर है। वे किसानों जवानों के लिए हमेशा लड़ते हैं, और वो ऐसी कौम से आते हैं जो किसान कौम है, और जिनकी संख्या 40,000 से ज़्यादा अकेले बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। और एक चीज़ यहाँ देखने को मुझे ये भी मिली कि 70 साल के अंदर जिन समाजों के विधायक यहाँ पे बने, वो एक ही परिवार के लोग विधायक बनते हैं। न सड़क है, न पानी है, न स्कूल है, बिजली है। थाने तहसील का डर हमेशा आम आदमी को सताता रहता है। यहाँ राजनीति मेलों के अंदर है। अब आम आदमी यहाँ राजनीति को मेल से झोंपड़ी और किसान के खेत तक ले जाना चाहता है। इसलिए डांगी जी के साथ 40,000 उनके वोट तो है ही, दूसरे जो ओबीसी के वोट है उनकी संख्या 1.25 लाख से ज़्यादा है। वो वोट एक तरफा डांगी जी के पक्ष में लामबंद हो रहा है, और SC ST OBC मिला के 2.25 लाख से ज़्यादा वोट बल्लभ नगर के अंदर है। और इस बार सब लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार इन राजघरानों से राजनीति को किसान के बेटे को माड़ा पहनाए। 23 में हो सकता है कि ये माहौल बनेगा, नहीं बने मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उदयलाल डांगी पे बल्लभ नगर की जनता ने भरोसा किया है, राजस्थान की जनता ने भरोसा किया है। क्योंकि लड़ता हुआ अगर कोई नजर आ रहा है तो लोकसभा में भी हनुमान बेनीवाल,
प्रदेश में भी जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, परिवहन घोटाला जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पे प्रभारी है, जब उनकी घोटाला के अंदर उनका नाम आया, सीबीआई जांच की मांग उठी, तो बीजेपी ने मुंह पे ताला लगा लिया था, क्योंकि बीजेपी के वो नेता उनके साथ शाम की पार्टियों में बैठने वाले लोग थे। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परिवहन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करी थी। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है, जब डीवाईएसपी सैनी का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी चुप बैठी, विधानसभा के एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ आरएलपी पार्टी के विधायक और हम लोग उस वीडियो की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि भाई जयपुर कमिश्नर का भी उसमें नाम था, कई और एसपी, कई डीआईजी, आईजी थे। तो सच बात बोलने की अगर किसी में ताकत है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर है। 4 दिन पहले जो सीएम के गृह क्षेत्र और जिले के अंदर एनकाउंटर हुआ वाल्मीकि समाज के बच्चे का, उसमें भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने संघर्ष किया। उसके बगल में किसान की जो निर्मम हत्या हुई, आज आप देख लें, सालासर चूरू के अंदर एक ब्राह्मण समाज के बच्चे को जिस तरह शिक्षक ने डरा के पीट के मार दिया, किसी नेता का बयान नहीं आता होगा। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी त्वरित एक्शन लेती है, कोई बात संज्ञान में आ जाए, चाहे पेपर आउट का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला राजस्थान के अंदर होता है, तो सबसे पहले आरएलपी के विधायक, सांसद और हमारे लोग सड़क पर भी आते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध भी करते हैं। इसलिए ये फायदा भी हमारे को मिलेगा। उदयलाल जी डांगी की जीत निश्चित है, बहुत बड़ी लहर उनके पक्ष में इलाके के अंदर एक भावनात्मक रूप से भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अभी यहाँ पर मजबूती पाने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, स्टेट की बात करें तो सरकार कांग्रेस की है। तो सर काम कैसे होगा, क्योंकि एक तो समय बहुत कम होगा अगर कैंडिडेट जीतता है, उदयलाल जी भी जीतते हैं या कोई भी कैंडिडेट जीतता है, तो ऐसे में काम कैसे करवा पाएगी रालोपा? काम तो मेरे नाम से ही होगा। मेरी शक्ल देख के ही राजस्थान की सरकार काम करेगी। मेरे इलाके में तो मैं खिलाफत कर रहा हूँ 15 साल से, इतना विकास हुआ, आप जाके देखें, सारी सड़कें, वहाँ तो टोल भी नहीं देते लोग, बिजली भी ऐसे ही चलाते हैं। मैं तो फ्री बिजली की बात इसलिए तो करता हूँ कि मेरे इलाके में बिजली फ्री क्यों हो, पूरे राजस्थान में मुफ्त बिजली हो। ये मांगे हमने ही उठाई है। बेरोजगारी भत्ता भी कांग्रेस बीजेपी को अगर याद दिलाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने याद दिलाया। पहले तो नहीं बेरोजगारी भत्ता इन्होंने लागू किया, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की रही, वसुंधरा गहलोत मिलजुल के राजस्थान को लूट रहे थे। आरएलपी पार्टी के नाम से ही काम होगा। हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। यहाँ तो हनुमान बेनीवाल खुद गांव-गांव घूम रहा है। मेरा नाम तो हनुमान जी महाराज का ही नाम है ना, हनुमान नाम है। तो आप काम की चिंता छोड़ें, दिल्ली में भी काम होगा। बल्लभ नगर को नया तोहफा दिलाएंगे, जीत के बाद उदयपुर की भी पूछ करवाएंगे, जितने हम करवा सकते हैं, जितनी हमारी ताकत है। मेरे से पहले भी कई सांसद गए थे लोकसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने राजस्थान की बात नहीं करी, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करते थे और छोटे मामले उठा के बैठ जाते थे। सबसे ज़्यादा राजस्थान का कोई सांसद अगर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है, मेवाड़ के अंदर अफीम के जो पट्टे निरस्त किए गए, चित्तौड़, बल्लभ नगर, यहाँ पे वो वापस दिलाया जाए, अफीम नीति में बदलाव किया जाए, मेवाड़ के अंदर और विकास हो, ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना, सिंचाई परियोजना घोषित करें और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। चंबल के डाकुओं को गिरफ्तार करने का मामला भी अगर उठा लोकसभा के अंदर तो हनुमान बेनीवाल ने उठाया। हार्डकोर अपराधियों को सलाखों के पीछे डलवाया और आम आदमी, गरीब आदमी को हमेशा साथ लेके आरएलपी चली। इसलिए आरएलपी ने 2.5-3 साल का जो सफ़र है वो ज़बरदस्त तरीके से तय किया। आरएलपी पार्टी थी जिस गठबंधन से मोदी जी को 25 सीट मिली। मैंने लोकसभा के अंदर कहा था कि अगर आपको मेरी चुनौती स्वीकार है तो मैं इस्तीफा देता हूं, आप उन लोगों को इस्तीफे दिलाएं जो मेरी वजह से सांसद बने। अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, आप किसानों का बिल वापस ले लेना, और मैं अगर हार जाऊँ तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। ये चुनौतियाँ वही व्यक्ति दे सकता है जो जिसके अंदर ताकत हो, मजबूत हो, ईमानदार हो। और काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए आरएलपी पार्टी पे, हमारे पे 3 बार मैं विधायक रहा, सांसद हूँ, छोटा भाई विधायक है, मेरे पिताजी भी विधायक रहे लंबे समय तक, लेकिन हमारे पे किसी तरह की उंगली नहीं उठी। हमने दूसरे नेताओं की तरह कोई सीमेंट कंपनियों के या मुनीमों की तरह काम नहीं किया। हमने आम आदमी, गरीब आदमी की सेवा की, 36 कौम को साथ लग के चले। इसी का परिणाम है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो रैलियां 5 से 7 लाख की संख्या हुई वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। अब हम बड़ा रैला जोधपुर के अंदर करेंगे नवंबर लास्ट या दिसंबर के अंदर, जो सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मुद्दे वही होंगे, संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, खेत खेत सिंचाई का पानी, और यहाँ के अलग अलग जहाँ जहाँ रैलियाँ हम करेंगे उस इलाके की जो समस्याएं होगी, और 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जमीनें तो अधिग्रहण कर रहे हो आप, एक्सप्रेस वे के नाम से रेलवे लाइनें ला रहे हो, कभी कुछ सरकार की योजना ला रहे हो, कभी भारतमाला ला रहे हो, लेकिन जमीन भिवाड़ी से बाड़मेर के तेल के कुएं, चाहे उदयपुर की सीमेंट कंपनियां हो, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो। सिर्फ प्रदूषण यहाँ की सीमेंट
फैक्ट्रियाँ या जो भी कंपनियाँ आती है वो प्रदूषण स्थानीय लोगों को दे रही है, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। हमारी मांग रहेगी कि कानून बने, विधानसभा और लोकसभा के अंदर स्थानीय लोगों को 80% नौकरियाँ उन प्लांट, उन फैक्ट्री, उन उद्योगों के अंदर में, ये आरएलपी के प्रमुख मुद्दे रहेंगे, जिसको लेकर हम बड़ा संघर्ष दिसंबर से लेकर हमारा संघर्ष राजस्थान के अंदर चलेगा। आवश्यकता पड़ी राजधानी को घेरेंगे, दिल्ली को भी घेरेंगे। के लोगों की अगर बात करें तो उन्हें क्या हनुमान बेनीवाल इस बार देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ की राजनीति जो है वो हमेशा उठापटक से गुजरती रही है, तो इस बार आप क्या ऐसा कुछ चुनावी मुद्दा लोगों को देंगे कि वो रालोपा की तरफ थोड़े से हटे? एक तो क्या लोग डरे हुए हैं यहाँ पे, डरे हुए सहम हैं। थाने की गाड़ी आती तो लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। मैं उनका डर निकालने आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून तोड़ो, लेकिन पुलिस से अपराधी डरे, ना कि आम आदमी डरे। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि थाने तहसील में बल्लभ नगर का गरीब किसान या दलित व्यक्ति जाए तो पुलिस वाले उससे ढंग से बात करे, तहसील वाले ढंग से बात करे। यहाँ भारी भ्रष्टाचार है। यहाँ कुरावड़ जो जगह है वहाँ तो SHO फील्ड पोस्टिंग के लिए तड़पते रहते हैं, और पोस्टिंग कराने के बाद जब जाते हैं तो करोड़ों कमा के जाते हैं। रेती बजरी का बहुत बड़ा लेन देन इस इलाके के अंदर होता है। इस इलाके के अंदर जो भ्रष्टाचार पुलिस और सिस्टम के अंदर फैला हुआ, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, ये बहुत बड़ी समस्या इस इलाके की है। इन सब के अंदर हम जितना सहयोग कर सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर उदयलाल जी डांगी जीतते हैं, आप 70 साल का विकास और 2 साल का विकास देख लेना। सड़कों का जाल बिछा देंगे, पीने के पानी की व्यवस्था कराएंगे, शिक्षा के मामले में जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, विद्यालयों के अंदर चाहे रिक्त पदों से लेके अस्पतालों की सुधार से लेके यहाँ बल्लभ नगर की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी अपने दम पे करेगी। सरकार वैसे नहीं करेगी तो टेढ़ी अंगुली से घी निकालना भी हमारे को आता है, सड़कों पे बैठ के संघर्ष करना भी। तो हम हर तरीके से काम करेंगे, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। अगर जीत गए तो बल्लभ नगर के अंदर विकास की गंगा बहा देंगे। बाकी तो यहाँ तो निर्दलियों को भी लोगों ने मौका दिया, जो दूसरे नाम से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस लंबे समय तक रही, भाजपा के विधायक भी रहे, लेकिन काम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ चलते चलते नीलगाय आके पड़ जाती है। इतने छोटी सड़कें जहाँ अंग्रेजी बबूल जिस तरह लगे हुए हैं, तो लग रहा है कि कोई PWD या कोई महकमा है ही नहीं जो कुछ काम भी करता हो। और एक सड़क पर रात को मैं चला गया तो 25 किलोमीटर तक कोई सड़क ही नज़र नहीं आई। तो मैंने कहा कहीं दूसरे प्रदेश में तो नहीं आ गए अपन, कहाँ चल रहे हैं? तो पता लगा कि अगला गांव है वो 25, मतलब वहाँ ग्रेवल सड़क भी नज़र नहीं आई। तो कहाँ विकास है बल्लभ नगर के? आप अंदर बताओ। मैं उन नेताओं को भी पूछना चाहता हूँ जो उदयपुर डिवीजन के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बड़े कद्दावर नेता रहे, वो क्या नींद ले रहे थे या सो रहे थे? यहाँ पे क्या कर रहे थे? बल्लभ नगर में भी तो आए होंगे चुनाव प्रचार के अंदर। और ये आरएलपी के नौजवानों की हुंकार ललकार का ही परिणाम है कि बीजेपी कांग्रेस बड़े नेताओं की सभाएं करानी शुरू हो गई। अब आगे देखना अगले सप्ताह के अंदर जितने भी देश प्रदेश के अंदर नेता, उनको सबको लाके छोड़ देंगे गली गली। तो ये आरएलपी ही गली गली इन नेताओं को घुमाएगी, क्योंकि आरएलपी मजबूत है। नौजवान, किसान और 36 कौम का व्यक्ति इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ देके इस पर भरोसा करा। और ये उम्मीद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस नज़र से देखता है कि 23 की उम्मीद आरएलपी है राजस्थान के अंदर। अगला था कि 23 को आप यहीं तक एक्टिव रहते हैं या 23 में भी कुछ? सेमीफाइनल है ये सेमीफाइनल जीतते ही 100+ सीटें आरएलपी राजस्थान के अंदर, फाइनल मुकाबला भी हम जीत जाएंगे। कांग्रेस बीजेपी को बहुत पीछे धकेल देंगे, दोनों दलों को। कभी सर भविष्य में ऐसा गठबंधन जैसा कुछ किसी के साथ, बीजेपी या कांग्रेस के साथ, क्योंकि ये ऐसा भी माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, गठबंधन का तो सवाल ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे खुद की। अगर किसी को करना होगा तो हमारे साथ आ जाएगा अपना आप, उस समय देख लेंगे। एक बार 23 के अंदर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पे राजस्थान के अंदर लड़ेगी। मैं देखिए सही बात कहने वाला व्यक्ति हूँ। शहरी क्षेत्र में लोगों ने कहा कि गांव में आरएलपी का प्रभाव है, शहरों में नहीं है, तो हमने नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ाए, अच्छे वोट ले, एक चेयरमैन राजस्थान के अंदर हमारा बना दिया। आप देखिए कि आरएलपी का उदय हुए कितना टाइम हुआ। अब 3 साल हो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को होंगे, अक्टूबर के लास्ट के अंदर 3 साल बने। 3 साल में ये पार्टी पूरे राजस्थान के गांव-गांव, डाणी-डाणी, ट्राइबल बेल्ट से लेके धौलपुर से लेके बाड़मेर गंगानगर तक हर किसान और जवान की जबान के अंदर है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आरएलपी सत्ता के अंदर आए। कि हम कोशिश ये करें कि सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ें। बड़े नेता तो कोई हमारे साथ आ नहीं रहे, क्योंकि बड़े नेता सारे के सारे टिकटों के पीछे घूमते हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों को नई लीडरशिप हर वर्ग से, हर जाति से हम दें, और प्रत्येक जाति के लिए प्रयास भी करें। क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, कर्ज माफी, टोल मुक्त बिजली, ये आम आदमी का मुद्दा, गरीब आदमी का मुद्दा, 36 कौम को नए राजस्थान के निर्माण की बात करते हैं। हम ऐसी कानून व्यवस्था चाहते हैं कि रात को 12 बजे हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकले, कोई सामने उनके नहीं देखे। ये आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर चाहती है।
सर आपने कहा कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ हुआ, तो कोई कौन आपके साथ आता है तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आप तो कहते हैं कि गहलोत और वसुंधरा दोनों ही सरकार जो है वो भ्रष्टाचार सरकार है, तो फिर सर आप तो दोनों के विरोधी और आप परिवर्तन की लहर चाहते हैं। दोनों को भगा दिया ना हमने। वसुंधरा को तो लंदन भेज दिया पहले ही, और गहलोत वेंटिलेटर पे आ गए थे, 99 पे कांग्रेस को रख दिया। वो तो हम लोग 30 के लगभग आए सारे मिलके, उस समय कई नेता हमें छोड़ के बीच में ही चले गए थे, बीच रहा हमारा साथ छोड़ दिया, नहीं तो 30-35 सीट पिछली बार भी आती। संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे। आपको पता है पार्टियों के लिए चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती है। आरएलपी पार्टी ने प्रयास किया, 57 उम्मीदवार लड़ाए, 9-10 लाख वोट लिए, और अब की बार गहलोत वसुंधरा तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी आएगा उसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद है कि राजस्थान के अंदर बदलाव लाना, तीसरी ताकत खड़ी करना। तीसरी पार्टी अभी आरएलपी है। विधानसभा के अंदर भी बसपा के 6 विधायक जाने के बाद आरएलपी के 3 विधायक है, बाकी आपकी जो बीटीपीएस के 2 है, 1-2 पार्टियाँ और हैं जिनके 1-1 विधायक है, 2 विधायक एक और पार्टी के भी है। तो आरएलपी वैसे ही तीसरा दल है, और वैसे कहूँ तो पार्लियामेंट के अंदर दूसरा दल है, चॉइस बीजेपी, एक आरएलपी, कांग्रेस तो है ही नहीं पार्लियामेंट एमपी के अंदर। तो दिल्ली में भी मतलब अगर विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है तो हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान प्रदेश की जहाँ भी आवश्यकता प्रदेश के किसी कोने में होती तो उस आवाज़ को लोकसभा के अंदर भी हमेशा गरीब मजलूम की आवाज़ बन के हमेशा मामले उठाते रहता है। और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा है, क्योंकि नौजवान हमारे साथ खड़ा है, और ये नौजवान जुड़ेगा, रुकेगा नहीं। 2 साल में और वोट बढ़ेंगे ज़्यादा, और हमने चुनौतियाँ स्वीकार करी। मैं तो ऐसा नेता हूँ, मैंने जब बीजेपी से गठबंधन किया तो मेरी शर्त रखी, मैं वसुंधरा के साथ नहीं बैठूंगा। उस दिन वसुंधरा को पार्टी कार्यालय से बाहर निकाल के उसके बाद गठबंधन किया, तो मेरी शर्त पे चलने वाला आदमी हूँ। और जब मेरा मन नहीं लगा कि किसानों के साथ बीजेपी नहीं है, तो छोड़ के मैं सड़क पे आ गया। सड़क पे बैठा 2 महीने तक ठंड में धरना दिया। सत्ता 3-4 बार राजस्थान में छोड़ी, और एक बार दिल्ली में मंत्री पद को ठोकर मारी। तो राजस्थान का आम आदमी देख रहा है कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है, जो सब नेता खुद के लिए लड़ते हैं, हमारे लिए कोई लड़ रहा है तो हनुमान बेनीवाल है, जो हार्डकोर अपराधियों से लेके, डाकुओं से लेके, भूमाफियाओं से लेके और पूंजीपतियों से लड़ाई लड़ रहा है, और हमें सत्ता पे बिठाना चाहता है। सत्ता के सिंहासन पर किसानों का कब्जा हो, जैसे आज़ादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्या नहीं करे, जवान को रोजगार की गारंटी हो डिग्री से पहले, और कानून का राज राजस्थान के अंदर हो। विकसित राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है, और बल्लभनगर के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि एक तरफा जीत होगी। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा धमाका होगा कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर कौन रहेगा, क्या रहेगा, कहाँ कितने वोट का अंतर रहेगा। ये इस बार नया धमाका बल्लभनगर से एक शुरुआत होगी, और ये चिंगारी जो बल्लभनगर से उठेगी, ये 23 के अंदर जयपुर जाते जाते ये ज्वालामुखी बन जाएगी। सर सवाल बहुत है लेकिन समय कम है। मैं ये पूछना चाह रही थी एक सवाल जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हनुमान बेनीवाल सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कि सुर्खियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती या आप सुर्खियों का पीछा नहीं छोड़ती? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि मुझे बोलना बड़ी पंचायती भी नहीं करता, जहाँ मुझे लगता है कि मेरी वो तो शुरू से रहा मेरा। विधानसभा के अंदर भी इसी तरह बोला, लोकसभा के अंदर भी बेबाकी से बोलता हूँ, क्योंकि सरकारों ने खूब जांच कराई। वसुंधरा से भी लड़ा, गहलोत के बेटे को जब हराया तो इन्होंने बहुत पीछा किया मेरा 2.5-3 साल तक। पासपोर्ट, हथियार सारे वसुंधरा ने जब्त कर लिए थे। अकेला व्यक्ति लड़ रहा था राजस्थान के अंदर, तब मेरा साथ अगर कोई दे रहा था तो मेरे छोटे भाई थे राजस्थान के अंदर, जवान, किसान, और सबकी दुआएं और आशीर्वाद था आम आदमी का कि ये आदमी लड़े, आगे बढ़े। और मैंने भी देखिए पूरा जीवन 20 वर्ष लड़ते 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 जनता के लिए समर्पित कर दिए, और पार्टियां बना के उनको सत्ता में लाने की बात मेरे से बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए होंगे, कभी नहीं सोची। कांग्रेस से नाराज होते, भाजपा में घुस जाते, भाजपा जो कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक आम आदमी, गरीब आदमी, और पूरे देश के अंदर आप कहीं भी जाओगे तो ये चर्चा जरूर होगी कि आरएलपी 23 के अंदर राजस्थान का तीसरा विकल्प बनेगी। हनुमान बेनीवाल ने एक लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और विचारधारा पैदा की कि 36 कौम का व्यक्ति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जुड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा टिकट भी 57 में से मैंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम और दूसरे शोषित तबके को मैंने 57 में जो उम्मीदवार लड़ाए। अभी मेरी पार्टी की जो आप कार्यकारिणी उठा के देखोगे, पदाधिकारी देखोगे, तो तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व दिया। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि तमाम जातियों को साथ लेकर हम नए राजस्थान का निर्माण करें। सर आपको सारे उदयपुर के वल्लभनगर की जनता देख रही है इस वक्त, आप कोई मैसेज युवाओं को, किसानों को कुछ देना चाहते हो? किसानों को तो मुझे एक ही मैसेज देना कि आपको सोच समझ के मतदान करना है। बार बार मौका नहीं आता, सीधा 5 साल बाद आता है। किसान भोले होते हैं मन के,
एक बार कांग्रेस वाले कहते थे हम सत्ता में हम आपके काम करा देंगे, और बीजेपी वाले कहते हैं कि तीसरी ताकत के पास कि हम है ना हम कराएंगे। तो इससे किसान, भोला बड़ा किसान ठगा जाता है। किसानों को तो मेरा संदेश है, आपको आपका भला करने वाली पार्टी का साथ देना है। हमेशा अपने लोगों को आशीर्वाद देने में विश्वास दिलाता हूँ किसानों को कि आपके लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करें, हताश नहीं हो। छोटी छोटी बातों में आत्महत्या कर लेते हैं जवान, आप बताओ, बंदूक लेकर अपराधी बन जाते हैं रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में। ऐसा कोई काम नहीं करना कि अपने माँ बाप का कलेजा दुखे, माँ बाप के कलेजे के अंदर ऐसा लगे कि उनके बेटे ने गलत काम किया है, उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। आपको ऐसा काम करना है कि माँ बाप सोचे कि मेरे बेटे ने अच्छा काम किया। नौकरी सब कुछ नहीं होती, हर आदमी नौकरी के पीछे भाग रहा है। अगर सारों की नौकरियां लग जाएगी तो नौकरी किस पर करोगे? नौकरी भी होनी चाहिए, रोजगार दूसरे तरीके से भी, अपन लघु उद्योग के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, और सेवा भी बहुत है। और सरकारी योजना भी ऐसी है जिससे बच्चों को रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं। तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए भी मैं नौजवानों को आह्वान करता हूं, आप चिंता नहीं करें, हम लड़ रहे हैं। एक बार बल्लभ नगर का, उदयपुर का, राजस्थान का नौजवान हमारा साथ दे, हमारे पे भरोसा करे। और मैं तो चूँकि कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला हूँ, तो निश्चित रूप से आपकी सबसे ज़्यादा चिंता मुझे नौजवानों की है, किसानों की है। किसान का बेटा हूँ, बेबाकी से अपनी बात भी कहता हूँ, और आपके हितों के लिए हमेशा हर जगह खड़ा रहूँगा। इतना विश्वास दिल तो आप नौजवानों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नए साल की, दिवाली की किसानों, नौजवानों और समस्त उदयपुर संभाग और बल्लभ नगर के मेरे भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से दिवाली शुभ हो, कोरोना का खात्मा हो। अब डेंगू आ रहा है, सरकार फेल हो गई, चिकित्सा मंत्री दौरे कर रहे हैं, पता ही नहीं उसको डेंगू कह रहा है, मैं तो गुजरात दौरे पे यहाँ हूँ वहाँ हूँ। मतलब कितना बड़ा एक वो आप इसको दादागिरी कहोगे कि किस तरह बड़बोले बोल चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री, वसुंधरा दम भरते हैं, हमने ये कर दिया, वो क्या कर दिया, तुमने लूट के रख दिया राजस्थान को। मैं तो कह रहा हूँ अगर हमारी सरकार बनी तो दोनों पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं की जांच भी कराएंगे और इनको जेलों में भी ठूंसेंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। नौजवानों को और उदयपुर संभाग के मेरे वासियों के चैनल के माध्यम से दिवाली और नए साल की मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारे पास आशीर्वाद बनाए रखें आप। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक परिवर्तन की लहर जो है वो इस बार ये लेकर आ रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। और रालोपा जो है वो इस बार पूरी मजबूती के साथ एक तीसरे बेहतर विकल्प के साथ में राजस्थान में ही नहीं, वल्लभ नगर में ही नहीं, सब भी जगह पर उतरने वाली है, ऐसा हनुमान बेनीवाल साहब का कहना है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ कृतिका चौबीसा।